अच्छा होता कि मैं तुम्हारे साथ किशनपुर गांव में गूंगी ही तुम्हारी पत्नी बनकर रहती। Presented by Classy Tunes। एक छोटे से गांव किशनपुर में मीना अपने बूढ़े पिता हरिदास के साथ रहती थी। मीना की मां का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह जन्म से ही गूंगी थी। पड़ोस में रहने वाले संतू को मीना से बहुत ही लगाव था। वे दोनों बचपन से साथ में खेलते हुए बड़े हुए थे। मीना, बगल वाले राज्य के महाराज भान सिंह एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। उन्हें मंदिर का दरवाजा बनाने के लिए चंदन की लकड़ियां चाहिए। में रखा सारा जल पी गई। सुंदरी, चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। नहीं। अरे, मेरे मुंह से आवाज कैसे निकल आई? मैं तो बिल्कुल गूंगी थी। मीना बाहर आई तो देखी विशाल राक्षस जमीन पर मरा पड़ा था। महाराज, अभी अभी खबर मिली है कि एक लड़की के घोड़े ने उस विशाल राक्षस को मार दिया। मीना ने इतना बोला ही था कि मंत्री मिट्टी की मूर्ति में बदल जाता है। मीना, हमें जरूर जहर दे दिया गया है, परंतु चंदन की लकड़ियां हमारे गांव किशनपुर में नहीं मिलती है। मैं लकड़ियों को इकट्ठा करने दूसरे गांव जा रहा हूं और कुछ महीने बाद राजा भान सिंह को ऊंचे दामों में चंदन की लकड़ियां बेच दूंगा और बहुत अधिक धन कमा लूंगा। तुम मुझसे शादी करोगी न मीना? मीना ने संतू के बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। मीना ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अरे, मैं तो उसके इशारों की सारी भाषा भी समझ लेता हूँ। वह नहीं जानती मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। काश वो मेरी बात समझ पाती। दूसरी तरफ मीना का पिता अपनी गूंगी बेटी के लिए परेशान रहता था। के घर आया तब उसने देखा कि मीना अपना सामान एक पोटली में बांध रही है। वह समझ गया कि मीना कहीं जाने की तैयारी कर रही है। अरे, तुम तो कहीं जाने की तैयारी कर रही हो। कहाँ जा रही हो? मीना ने इशारों में ही बता दिया कि वह अपने पिता के दोस्त के गांव बसंतपुर जा रही है। क्या तुम यहाँ नहीं रह सकती मीना? हमारे साथ। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। ठीक है, जब तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, मगर मुझे विश्वास है कि मेरा प्रेम तुम्हें अवश्य ही एक दिन मेरे पास लाएगा। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ बसंतपुर चलूं और तुम। एक दिन की बात है। हरिदास जब अपने खेतों से काम करके वापस लौटा तो उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। जब मीना ने देखा कि उसके पिता की तबीयत ज्यादा खराब है तो वह जल्दी से संतू को बुलाकर लाई। संतू जल्दी से वैद्य को बुलाकर लाता है, परंतु वैद्य के द्वारा दी गई दवाई हरिदास पर कोई खास असर नहीं करती है। आखिर एक दिन हरिदास ने मीना को बुलाकर कहा, बेटी, अब मैं बचूंगा नहीं। मैं तो चाहता था कि तेरी शादी कर दूं, फिर चैन से मरूं, मगर मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी। पर बेटी, तू घबराना मत। हमारे पास वाले गांव बसंतपुर में मेरा दोस्त तांत्रिक शंभूनाथ रहता है। तू वहां जाकर उससे मिलना और उसे यह पत्र दे देना। वह तेरे लिए कोई अच्छा लड़का देख तेरी विवाह करवा देगा। इतना कहने के बाद उसी दिन हरिदास की मौत हो जाती है। सभी गांव वालों ने मिलकर हरिदास का अंतिम संस्कार संपन्न कर दिया। अगले दिन जब संतू मीना मैं छोड़कर वापस आ जाऊंगा। मीना ने इशारों में सिर हिलाकर मना कर दिया और इशारों में बता दी कि वह अकेले ही चली जाएगी। मीना जब बसंतपुर गांव में पहुंची तो वह बहुत ही ज्यादा डर गई। असल में बसंतपुर गांव में मौत की तबाही मची हुई थी। 2 दिनों से अचानक उस गांव में महामारी फैल गई थी, जिससे बहुत से गांव वालों महामारी की चपेट में आकर मर गए थे। बसंतपुर में चारों तरफ लाशों को देखकर मीना एक झोपड़ी के पास पहुंची। तब उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक झोपड़ी से आ रही थी। जब वह झोपड़ी के अंदर गई तो उसे एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ दिखाई दिया। बेटी, तुम कौन हो? जल्दी से इस गांव को छोड़कर बाहर चली जाओ, नहीं तो तुम भी मारी जाओगी। बेटी, मैं तांत्रिक शंभूनाथ हूँ। मैं पहले जादू दिखाया करता था, पर आज इस महामारी की चपेट में आकर मौत का इंतजार कर रहा हूँ। बेटी, वो सामने लोटे में रखा जल मेरे मुंह में डाल दो। अरे,
अब यह तो मर चुके हैं। अब मैं क्या करूं और रहने के लिए कहाँ जाऊं? इतने लंबे सफर के बाद मीना को बहुत जोर से प्यास लगी थी। उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए लोटे में रखा सारा जल पी गई। इतनी सुंदर छोकरी, सरदार जल्दी आओ, देखो यहाँ पर एक छोकरी है। असल बात यह थी कि अचानक से फैले महामारी की वजह से गांव के सारे लोग गांव छोड़कर भाग गए थे और मारे गए थे। ऐसे में बिना किसी विरोध के ज्यादा से ज्यादा माल लूटने के चक्कर में बहुत से खूंखार डाकुओं का गिरोह बसंतपुर आ पहुंचा था। अपने साथी का आवाज सुनकर डाकुओं का सरदार वहां आ गया। सुंदरी, चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। नहीं। अरे मेरे मुंह से आवाज कैसे निकल आई? मैं तो मीना को यह नहीं पता था कि वह जो भी बोल रही है वह सच हो रहा है। हाय, मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मेरी टांगे भी टूट गईं। साथियों, इस झोपड़ी में जो लड़की है वह मुझे कोई डायन या मायावनी लगती है। उसने बोला कि सरदार की टांगे टूट जाए तो सरदार लंगड़ा हो गया। उसने बोला सरदार की आंख फूट जाए तो सरदार की आंखों की रोशनी चली गई। हम सबकी भलाई इसी में है कि जल्दी से इस गांव को छोड़कर भाग चलते हैं। देवी, मुझे माफ कर दो, मुझे अकेले इस गांव में छोड़कर मत जाओ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। पर मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? तुम तो ना चल सकते हो, ना देख सकते हो। मुझे तो बिल्कुल गूंगी थी। मेरे करीब मत आना। अरे मैं तो सच में बोलने लगी। शायद वह लोटे में रखा जल चमत्कारी था, जिसे पीते ही मैं बोलने लगी। मीना के बार बार मना करने पर भी डाकुओं का सरदार नहीं रुका, जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तभी मीना बोली, छोड़ दे मुझे। भगवान करे तेरी टांगे टूट जाए, भगवान करे तेरी आंखें फूट जाए। उसके इतना बोलते ही वह लंगड़ा हो गया और उसके आंखों की रोशनी भी चली गई। इस गांव से बाहर निकलने के लिए घोड़े चाहिए। अगर तुम घोड़ा रहते तो मैं तुमको अपने साथ ले चलती। मीना के इतना कहते हैं डाकुओं का सरदार घोड़ा में बदल जाता है। शाम होते होते वह एक दूसरे गांव में पहुंच गई। उस गांव में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लगता था उस गांव में कोई नहीं है। इतना सारा घर है परंतु कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। रात में सफर करना अच्छा नहीं होगा। आज रात के लिए किसी के घर रुक जाती हूँ। यह सोचकर उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। बेटी, कौन हो तुम? मैं एक परदेसी हूँ। मुझे आज रात आपके घर में शरण चाहिए। मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाऊंगी। ठीक है बेटी, अंदर आ जाओ। अभी तो इतना रात भी नहीं हुआ है, पर इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों छाया है? पता नहीं बेटी, कहाँ से एक विशाल राक्षस रोज रात को आ जाता है। उसे जो भी दिखाई देता है उसे पकड़ कर ले जाता है। हमारे घर में उतना जगह तो नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारे घोड़े को भी अंदर रख देती। अगर वह राक्षस रात को हमारे घर की तरफ आता है तो वो तुम्हारे घोड़े को जरूर लेकर चला जाएगा। अगर मेरे घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया तो? काश बेटी ऐसा हो पाता। देखना माँ, ऐसा ही होगा। बेटी, यहाँ के राजा भान सिंह ने घोषणा कर रखी है कि जो भी उस राक्षस को मारेगा उसे 1 लाख सोने की अशर्फियाँ इनाम दी जाएंगी। तब तो इनाम मुझे ही मिलेगा। तुम्हारी बातें तो हौसला देने वाली लगती हैं, मगर सुनकर मुझे हंसी भी आ रही है। जिस राक्षस को बड़े बड़े योद्धा नहीं मार सकी, उसे तुम्हारा घोड़ा आखिर कैसे मारेगा? सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह के समय जब मीना की नींद खुली तब उसे बहुत शोर सुनाई दे रहा था। बेटी गांव में पहुंचा और मीना से बोला, हमारे महाराज ने आपका सम्मान करने के लिए और आपको 1 लाख सोने की अशर्फियाँ देने के लिए बुलाया है। कृपया आप हमारे साथ चलिए। वह सेनापति के साथ जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु उसे पता नहीं था सेनापति के मन में क्या चल रहा है। लड़की अच्छी है, अगर मैंने इसके साथ विवाह कर लिया
तो 1 लाख सोने की असरफियां मेरी हो जाएंगी। सुनो, मैं इस राज्य का सेनापति हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी? क्या बात करते हो? टी, ये तो कमाल हो गया। तुम्हारे घोड़े ने सचमुच उस राक्षस को मार दिया है। बाहर चलकर देखो, राक्षस मरा पड़ा हुआ है। मीना बाहर आई तो देखी विशाल राक्षस जमीन पर मरा पड़ा था। महाराज, अभी अभी खबर मिली है कि एक लड़की के घोड़े ने उस विशाल राक्षस को मार दिया। ये क्या कहते हो? राक्षस को एक घोड़े ने मार दिया? हमें यकीन नहीं होता। सेनापति, हम चाहते हैं कि उस लड़की को पूरे सम्मान के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। फिर सेनापति अपने सैनिकों के साथ उसी चिंतित हो जाते हैं और अपने मंत्री को बुलाते हैं। महाराज, मेरे हिसाब से इस लड़की को सारी सुख सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि महाराज, हम इसके रहने के लिए एक अच्छा कमरा और खाने पीने के लिए अच्छे अच्छे पकवान के साथ साथ कई नौकर और नौकरानी भी रख देते हैं। बदले में हम पड़ोसी राज्यों के दुश्मन को दबाने में इसका साथ लेंगे। मंत्री के कहे अनुसार मीना को रहने के लिए एक शानदार। तुम तो बूढ़े हो रहे हो और मेरे साथ विवाह करने का सपना देख रहे हो। अरे, मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया। इस लड़की ने जो कुछ कहा वो सच हो गया। जरूर ये कोई मायावनी है। अरे, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो हमारे सेनापति के साथ मिल रहा है। महाराज, मैं सेनापति हूँ, परंतु मेरी ये दुर्दशा कैसे हो गई है आपको अकेले में बताना चाहता हूँ। महाराज, वो लड़की मुझसे कहने लगी कि अरे, तुम तो सेनापति हो, मैं किसी सेनापति से ही शादी करना चाहती थी, किंतु तुम बूढ़े हो रहे हो। उसके ऐसा कहते ही मैं बूढ़ा हो गया। महाराज, यह लड़की बहुत ही खतरनाक है। यह जो भी बोलती है वो सच हो जाता है। सेनापति की यह बात सुनकर राजा। हमारा राज्य बच सकता है। महाराज, किसी आदमी का बुरा चाहना अच्छी बात नहीं है, परंतु किसी बुरे आदमी का बुरा चाहना मेरे विचार से बुरी बात नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि राजा अर्जुन सिंह मर जाए और उसके राज्य में महामारी फैल जाए। राजा भान सिंह के विचारों से बेखबर मीना ने जैसे ही भगवान से प्रार्थना की, ऐसा करते ही उस राज्य के राजा अर्जुन सिंह की मौत हो गई और उस राज्य में महामारी फैल गई। कुछ दिन बीतने के बाद राजा ने मीना को फिर से गुप्त कमरा और सेवा के लिए कई नौकर भी लगा दिए गए। एक दिन महाराज ने मीना को अपने गुप्त कक्षा में बुलाया। आपने बुलाया महाराज? हाँ मीना, हमारे पड़ोसी राज्य के राजा अर्जुन सिंह बहुत ही शक्तिशाली हैं और गुप्तचरों से पता चला है कि वह हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। अगर उसने ऐसा कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे और हमारा राज्य तबाह हो जाएगा। ज्योतिषी ने कहा है कि अगर तुम जैसी कोई कुंवारी कन्या भगवान से प्रार्थना करेगी, राजा अर्जुन सिंह मर जाए और उसकी सेना में महामारी फैल जाए तो हम कक्षा में बुलाया और बोला, हमारे पड़ोस के राज्य के ज्वालापुर की जनता पानी के अभाव में मर रही है। वहाँ की सारी नदियां और तालाब सूख चुके हैं। पर महाराज, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मीना, तुम भगवान से प्रार्थना करो कि ज्वालापुर में चारों तरफ पानी ही पानी और बाढ़ आ जाए। मीना के इतना बोलते ही ज्वालापुर में बाढ़ आ गया और सारा राज्य तहस नहस हो गया। ज्वालापुर के तहस नहस होने की खबर मिली तो राजा और मंत्री बहुत खुश हुए। वाह मंत्री, ये तो कमाल हो गया। हमारे दोनों पड़ोसी शत्रु राज्य की हालत बहुत खराब हो चुकी है। अगर अभी हम इन राज्यों पर आक्रमण करें तो हमारी विजय निश्चित होगी। मीना को यह नहीं पता था कि